हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और हमारा जो टॉपिक है वो है अप्रोचेज टू काउंसलिंग। अप्रोचेज टू काउंसलिंग, क्योंकि इससे पहले हमने आपको काउंसलिंग करा दिए थे, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग, और जो है डेफिनेशंस ऑफ काउंसलिंग। और उससे पहले मैंने आपको गाइडेंस करा दिया था, है ना, गाइडेंस के प्रिंसिपल, उसकी डेफिनेशंस, उसकी टाइप्स। तो ये थर्ड यूनिट में जो फोर्थ सब यूनिट है वो हमारी चल रही है, उसमें जो है काउंसलिंग अब चल रहा है। और काउंसलिंग में मैं आपको करा रही हूँ अप्रोचेस टू काउंसलिंग। ठीक है, तो उसमें हम करते हैं शुरू कोग्निटिव बिहेवियरल। मैंने लिख दिया है यहाँ पर कोग्निटिव बिहेवियरल यानी कि थ्योरी। कोग्निटिव बिहेवियरल नाम है इसके, तीन है। इसकी जो अप्रोचेस है तीन है, कोग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग, है ना, और जो है पर्सन सेंटर काउंसलिंग। तो तीन अप्रोचेस हैं इसकी। और जो है थ्योरीज जो है, थ्योरीज इसकी बिहेवियरल काउंसलिंग थ्योरी है, और जो है रेशनल इमोटिव थ्योरी है, और जो है रेशनल रियलिटी थ्योरी है। तो तीन इनकी थ्योरीज हैं और जो है तीन इनकी अप्रोचेज हैं। तो पहले देखते हैं हम अप्रोचेज। अप्रोचेज का मतलब होता है कि देखने का दृष्टिकोण क्या है इसको काउंसलिंग का। तो कॉग्निटिव सबसे पहला दृष्टिकोण जो है इनका, जो अप्रोच है, इनका उपागम है, वो है कॉग्निटिव बिहेवियर। तो कॉग्निटिव बिहेवियर क्या है? इसको आर ई बी टी रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है पूरा? इसको क्या कहा जाता है? रैशनल बिहेवियरल, ठीक है, आर ई बी टी है ना, इमोटिव बिहेवियरल थ्योरी, इसका पूरा नाम है। ठीक है, और जो है इमोटिव, इमोशंस के जैसा ही, इमोटिव से मतलब इमोशन जैसा ही है ये इमोटिव। ठीक है, तो रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी इज लीडिंग फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है इसको लीड करता है, कौन लीड करता है? रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी एक लीडिंग फॉर्म है किसकी? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जब हम करेंगे तो उसकी जो लीडिंग फॉर्म है वो है रेशनल, क्या है वो? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की लीडिंग फॉर्म क्या है? रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो जिन्हें डेवलप किसने किया था? एल्बर्ट एलिस ने। क्या किसने किया था? एल्बर्ट एलिस ने। एल्बर्ट एलिस ने इसको जो है क्या किया था? इसको डेवलप किया था। ठीक है, इस थेरेपी को। तो इट इज एन एक्शन ओरिएंट, अब ये क्या है? इट इज एन एक्शन ओरिएंटेड, क्या है? अप्रोच। क्या है ये? एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। सबसे पहले तो ये है एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है। दूसरा ये एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच का क्या मतलब है? एक्शन ओरिएंटेड का मतलब टू रेगुलेट, क्या करती है? एक्शन ओरिएंटेड होगी ना, तो इसको करेगी रेगुलेट एक्शन को। टू रेगुलेट मैनेज कॉग्निटिव इमोशनल एंड बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस। क्या किन किन एक्शंस को करती है? एक्शंस ओरिएंटेड है। और एक्शन ओरिएंटेड का मतलब कि एक्शंस को क्या करती है? टू रेगुलेट मैनेज कॉग्निटिव इमोशनल एंड बिहेवियरल डिस्टर्बेंस। जो हमारे एक्शन में इस तरह के डिस्टर्बेंस आते हैं उनको रेगुलेट करती है, मैनेज करती है। कॉग्निटिव इमोशनल, ज्ञानात्मक भी और भावात्मक भी, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस, जो बिहेवियरल व्यवहारात्मक डिस्टर्बेंसेस होते हैं हमारे एक्शन में, उनको मैनेज करने का काम करती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू आरईबीटी। अब मैं आरईबीटी कहूंगी इसको, बार बार इसका फुल नाम नहीं लूंगी, मैं पूरा नाम नहीं लूंगी, है ना। जो है ये रेशनल
इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी ना कह करके मैं कहूंगी REBT। तो अकॉर्डिंग टू REBT इट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग दैट लीड्स टू इमोशनल एंड बिहेवियरल डिस्टर्बेंस। इनका क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू REBT का मतलब यह है कि हमारे जो ये जो रॉन्ग वे है ऑफ थिंकिंग का है ना, जो रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग का, वो हमारे जो हमारा सोचने का तरीका है, गलत सोचने का तरीका है, निगेटिव थिंकिंग जो हमारी चलती है, वही कारण है हमारे इमोशनल डिस्टर्बेंस का, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस का। और दूसरा, इंडिविजुअल आर गाइडेड हाउ टू गेन, नेक्स्ट है इंडिविजुअल आर गाइडेड हाउ टू गेन एन इंसाइट इनटू देयर हेल्पफुल थिंकिंग व्हिच क्रिएट्स अनहेल्दी इमोशंस एंड सेल्फ डेटरियोरेटिंग बिहेवियर्स। यानी ये और क्या करती है REBT? वो इंडिविजुअल्स को गाइडेड करती है हाउ टू गेन एन इंसाइट इनटू देयर अनहेल्पफुल थिंकिंग व्हिच क्रिएट्स अनहेल्दी, जो हमारी जो है निगेटिव थिंकिंग होगी, जो हमारी निगेटिव थिंकिंग होगी, वो क्या करेगी? वो अनहेल्दी जो हमारे विचार होंगे उनको प्रकट करेगी, उनको विचारों को उत्पन्न करेगी जो हमारे अनहेल्दी हैं। विचार, इमोशंस हैं, विचार है, उन सबको क्या करेगी? बाहर निकाले, उनको ही वो क्रिएट करेगी। क्या? हमारे अनहेल्दी, जो हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, वो अनहेल्दी इमोशंस को क्रिएट करेगी। फिर इट इज ए प्रैक्टिकल अप्रोच, और दूसरा ये है कि प्रैक्टिकल अप्रोच है जो रिफॉर्मुलेट देयर डिसफंक्शनल बिलीव्स इनटू मोर रियलिस्टिक एंड पॉजिटिव वंस। डिसफंक्शनल बिलीव्स, जो हमारे जो बिलीव्स है, जो हमारे बिलीफ में गड़बड़ी हो गई है, हमारे विचारों की बिलीफ में विश्वास, जो जिन चीजों पर हम विश्वास करते हैं और हम बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते हैं, उनसे बिल्कुल अलग हो गए हैं, ऐसे डिसफंक्शनल बिलीफ पर इनटू मोर रियलिस्टिक एंड पॉजिटिव वंस। जो हमारे डिसफंक्शनल बिलीफ है, जो हमारे जो बिलीव्स हैं और जो डिसफंक्शनल हो गए हैं, उनके ऊपर क्या करती है ये? उनको क्या करती है? उनको बनाती है, जो हमारे डिसफंक्शनल बिलीफ हो गए उनको बनाती है मोर रियलिस्टिक। कैसे बनाती है? मोर रियलिस्टिक बनाती है, और जो है पॉजिटिव वंस, उनको पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव थे विचार में हमारे, उनकी वजह से अब उनको पॉजिटिव भी बनाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये कार्य करती है। और यहां जगह नहीं रही, ये तो आपने लिख लिया होगा। अब जो है नेक्स्ट इसका जो है REBT फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड एंडर्स इश्यू सच एज एटीट्यूड। REBT फोकस ऑन द, फोकस किस पर करती है? ये REBT फोकस किस पर करती है? इन प्रेजेंट, जो अब है, इन प्रेजेंट में, और इस पर करती है एटीट्यूड, अनहेल्दी इमोशंस एंड मालएडेप्टिव बिहेवियर। और एटीट्यूड, मालएडेप्टिव, जो परिवर्तन करने में मुश्किलात पैदा करते हो, मालएडेप्टिव और जो है अनहेल्दी इमोशंस, इनको क्या करती है? इन पर फोकस करती है, क्योंकि हमें इन्हें ही सुधारना है, तो इन पर फोकस करती है। और क्या करती है? जैसे माल एडेप्टिव बिहेवियर कैसा होगा? जैसे कि एग्रेशन, कौन सा है? माल एडेप्टिव बिहेवियर कौन सा है? एग्रेशन है। जैसे कि एग्रेशन और प्रोक्रास्टिनेशन, एडिक्शन, ठीक है, एडिक्शन इनको जो हटाने के लिए अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, इनको हटाने के लिए स्लीप डिस्टरबेंस, इन सारी चीजों को हटाने की, जो प्रेजेंट में हमारे साथ समस्याएं हैं, ये कार्य करता है। अब अच्छी तरह से इसको बताती हूँ, फुल बता देती हूँ आपको कि REBT फोकस ऑन द प्रेजेंट
एंड एड्रेसेस इश्यूज सच एज, जैसे कि एटीट्यूड, अनहेल्दी इमोशंस एंड माल एडेप्टिव बिहेवियर्स। सच एज, ये एटीट्यूड और जो है इमोशंस और माल एडेप्टिव बिहेवियर कैसे, ऐसे सच एज एग्रेशन, प्रोकास्टिकेशन, एडिक्शन, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, स्लीप डिसऑर्डर्स, स्लीप डिस्टर्बेंस दैट कैन निगेटिवली इम्पैक्ट लाइफ। इनको दूर करने के लिए कार्य करती हैं आरईबीटी, जो हमारी ये थेरेपी है। ठीक है, अल्टीमेटली REBT helps individual to develop an approach to living that can enhance their effectiveness and satisfaction at work. ये क्या करती है, अल्टीमेटली क्या करती है REBT? अल्टीमेटली REBT क्या करती है? अल्टीमेटली REBT हेल्प करती है इन डेवलप अप्रोच, डेवलप करती है अप्रोच और कैसी अप्रोच डेवलप करती है अप्रोच को, और जो अप्रोच जो होगी हमारी वो कौन सी होगी, दैट कैन इनहेंस देयर इफेक्टिवनेस, दैट कैन इनहेंस देयर इफेक्टिवनेस एंड सेटिस्फैक्शन एट वर्क प्लेस। एट वर्क, जो वो कार्य करते हैं उसको सेटिस्फेक्शन प्रदान करती हैं, है ना। द मेन एम, जो मेन एम है, अब मेन एम, ये तो हो गया डेवलप अप्रोच। अब मेन एम क्या है REBT का? द मेन एम REBT का क्या है? द मेन एम ऑफ REBT क्या है? Assist individual respond rationally to situation that would typically cause stress, depression or other negative feelings. जो आपकी नेगेटिव फीलिंग्स है, जैसे कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, इनके ऊपर आपको क्या करना है, रेशनली सोचना है आपको। इनके ऊपर क्या सोचना है, रेस्पॉन्ड कैसे करना है आपको, रेस्पॉन्ड कैसे करना है आपको, रेशनली, जो इस तरह की आपकी समस्याएं हैं स्ट्रेस से, डिप्रेशन से। Albert Ellis asserted that rather than simply being warm and affectionate, the therapist must be honest, empathetic, logical and encouraging towards transforming thought. कहते हैं कि केवल 2 ही गुण नहीं होने चाहिए। अब इनका क्या मानना है, केवल 2 ही गुण नहीं होने चाहिए काउंसलर में। काउंसलर के पास रेदर देन सिंपली, कहने का मतलब यह है कि वार्म और अफेक्शनेट, वार्मथ एंड अफेक्शनेट ही ना होकर के, इन 2 क्वालिटीज के अलावा भी एक काउंसलर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। इनके अलावा रेदर देन दीज, इन क्वालिटी के अलावा कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए उनको, द थेरेपिस्ट मस्ट बी ऑनेस्ट, यानी कि थेरेपिस्ट, अब जो काउंसलर की जगह हम क्या लिखेंगे, थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट क्या होना चाहिए, मस्ट बी ऑनेस्ट, अपने प्रति भी और काउंसलिंग के प्रति भी ऑनेस्ट होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, और जो है लॉजिकल, रीजनिंग वाला, रीजन की सोच वाला, रीजनेबल सोच वाला, टुवर्ड्स, अब क्या है, एनकरेजिंग टुवर्ड्स, अब जो है, और एनकरेज करने वाला, एनकरेजिंग करने वाला होना चाहिए। किन के प्रति एनकरेजिंग करने वाला होना चाहिए, टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग थॉट्स, टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए होना चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए, उनको केवल
जो थेरेपिस्ट है उसको केवल वार्म और अफेक्शनेट ही ना होने, ये दोनों ही गुण ना होने के बावजूद उसके अंदर ये भी होना चाहिए कि जिस वो उस क्लाइंट को इतना मजबूत बना दे कि वो अपने जो थॉट्स को इतना एनकरेज कर दे कि वो अपने थॉट्स को और फीलिंग्स को और जो आपके जो है जितने भी आपके इमोशंस हैं उनको जो है ट्रांसफॉर्म कर सके, उन थॉट्स को जो है ट्रांसफॉर्म कर सके, बदल सके, और बिहेवियर ऑफ क्लाइंट का पॉजिटिव हो जाए और जो प्रोग्रेसिव भी हो जाए और जो है पॉजिटिव भी हो जाए। अब फिर आरबीटी द रोल ऑफ, देखो इसमें क्या है, अब आरईबीटी में क्या है, आरईबीटी में द रोल ऑफ काउंसलर कह दीजिए या थेरेपिस्ट कह दीजिए, इसका होता है एक्टिव रोल होता है। क्या होता है रोल? एक्टिव रोल होता है। और डायरेक्ट आरईबीटी एनकम्स डाइवर्स टेक्निक्स, द टू मेन टाइप्स आर टीचिंग एंड डिस्प्यूटिंग। दो टेक्निक्स हैं इनकी, अब इनकी दो टेक्निक नाम लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपका, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जो है द टू मेन टाइप्स आर, द टू मेन टाइप्स आर टीचिंग, और दूसरा कौन सा है? दो हैं, टीचिंग एंड डिस्प्यूटिंग, दो हैं। अब जो है इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब इन द फर्स्ट फ्यू सेशंस काउंसलर टीच द क्लाइंट अबाउट द ऑटोनॉमी ऑफ द इमोशंस। पहले कुछ सेशन में तो जो काउंसलर है या थेरेपिस्ट है उसको कहेगा कि आप अपने जो विचारों पर स्वामित्व स्थापित कीजिए, यानी कि अपने जो विचारों को कंट्रोल कीजिए, ये बताता है इसको। सच दैट आर फीलिंग, जो आपकी जो फीलिंग थॉट्स आप सोच रहे हो और उनको थॉट्स को सोच करके जो फीलिंग्स आ रही है उन पर कंट्रोल कीजिए। एंड दैट सेल्फ टॉक इन्फ्लुएंसेस इमोशन, क्योंकि और सेल्फ टॉक जो होती है वो इन्फ्लुएंस करती है इमोशंस को। तो डिस्प्यूटिंग थॉट्स टेक वन आउट ऑफ थ्री फॉर्म्स। कॉग्निटिव लेते हैं हम पहले, सबसे तीन है डिस्प्यूटिंग में भी तीन थॉट्स हैं, कौन कौन से? कॉग्निटिव, इमेजिनल और बिहेवियरल। डिस्प्यूटिंग में भी तीन थॉट्स हैं, कौन कौन से हैं? कॉग्निटिव, तीन फॉर्म है इसकी डिस्प्यूटिंग की तीन फॉर्म है, कॉग्निटिव, इमेजिनल और जो है इमेजिनल और बिहेवियरल। ये तीन जो है इसकी फॉर्म है। क्या फॉर्म है? डिस्प्यूटिंग की जो के रूप जो है, अब डिस्प्यूटिंग है और डिस्प्यूटिंग के रूप है, कॉग्निटिव भी हो सकता है, इमेजिनल भी हो सकता है, बिहेवियरल भी हो सकता है, दोनों तरह के व्यवहार हो सकते हैं। तो कॉग्निटिव डिस्प्यूटिंग इंप्लाई द यूज ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन, पर्सुएशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड इज डिडक्टिव इन फॉर्म। ये डिडक्टिव होता है इन फॉर्म में, है ना, डिडक्टिव इन फॉर्म, इंडक्टिव नहीं है, डिडक्टिव होता है फॉर्म में। इमेजिनल डिस्प्यूटेशन रिलाइज ऑन द क्लाइंट, यानी कि ये डिडक्टिव होता है, आप इसको देख लीजिए, कॉग्निटिव है, डिडक्टिव इन नेचर, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारा इमेजिनल डिस्प्यूटेशन रिलाइज ऑन द क्लाइंट्स एबिलिटी टू इमेजिन एंड एक्सप्लोर अ टेक्निक रेफर टू एज रैशनल इमोटिव एनर्जी। क्लाइंट्स एबिलिटी इमेजिन, इसका क्या करता है? एक इमेजिनल क्या करता है? क्लाइंट्स की जो इमेजिनिंग पावर होती है इसको एक्सप्लोर करने के लिए बोला जाता है कि आप अपनी इमेजिनेशन में क्या क्या सोचते हैं, ठीक है। और जो है उसको एक्सप्लोर करना, है ना, एक्सप्लोर करना टेक्निक रेफर्ड एज रैशनल इमोटिव इमेजरी, है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको बोल सकते हैं रैशनल इमोटिव इमेजरी, इसको हम बोल सकते हैं। बिहेवियर डिस्प्यूटेशन, अब इसकी बात आ जाती है बिहेवियरल, कहां गया? बिहेवियर डिस्प्यूटिंग में हम क्या करते हैं? बिहेवियर डिस्प्यूटेशन में इंप्लाइज बिहेविंग इन ए वे दैट इज अपोजिट ऑफ द क्लाइंट्स यूजुअल बिहेवियर। इसमें क्या है कि ये जो क्या नाम है, डिस्प्यूटिंग है, बिहेवियर डिस्प्यूटिंग, इसमें अनयूजुअल बिहेवियर करता है। अनयूजुअल जो बिहेवियर है उसको तब्दील करते हैं यूजुअल बिहेवियर में, ठीक है, अनयूजुअल बिहेवियर को तब्दील करते हैं।
द अदर टू टेक्निक्स ऑफ REBT आर कन्फ्रंटेशन और कन्फ्रंटेशन एंड एनकरेजमेंट। दो टेक्निक्स और हैं इसकी, तीन तो मैंने बता दिया आपको, है ना। अब दो टेक्निक्स हो रहे हैं कन्फ्रंटेशन की। कोई भी समस्या आ गई उसके सामने जूझो उससे, उस समस्या से जूझो, जो भी आपके सामने प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, जो इमोशन से संबंधित, फीलिंग से संबंधित, उससे जूझना, कन्फ्रंटेशन करना। और एक है एनकरेजमेंट, उससे जो है एनकरेजमेंट करना, उसको जो है साहसी रूप में मतलब एनकरेज करना, जो मतलब उससे जूझने के लिए एनकरेज करना। दो टेक्निक का हम यूज कर सकते हैं, कन्फ्रंटेशन एंड एनकरेजमेंट। बात एक ही है कि उसको साहसी रूप से उसको सामना करना उस समस्या का, या फिर कन्फ्रंटेशन करना। ठीक है। अब जो है ABCDEF, इसको समझने के लिए हमें, ये जो है इसको समझने के लिए हम एक चीज और समझेंगे, वो है ABCDEF। अब ये क्या है? ये भी अप्रोच है, ये भी एक अप्रोच है, इसी में ही है, इसी के अंदर है, ये अप्रोच है। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है कि एडवर्स इवेंट, इसका मतलब है एडवर्स इवेंट। और एडवर्स इवेंट मतलब द एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स इट। एडवर्स इवेंट, जो एडवर्स इवेंट, जो खराब इवेंट है, जो क्लाइंट के सामने खराब, जो नहीं चाहते वो इवेंट है, तो उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स इट, किसका? जो हमारा क्लाइंट है उसका, क्लाइंट का एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। ठीक है। फिर दूसरा क्या है? बिलीफ फॉर सेल्फ। दूसरा है बिलीफ ऑफ सेल्फ, अपने बारे में विश्वास क्या है उसका। नकारात्मक विश्वास है अपने बारे में, सकारात्मक विश्वास है, कैसा विश्वास वो अपने बारे में करता है। ठीक है। तीसरा है कॉन्सिक्वेंसी ऑफ बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। इसका मतलब है कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है उसका परिणाम, उसके परिणाम, जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है। फिर है नेक्स्ट, डिस्प्यूटेशन टू चैलेंज द सेल्फ डिफीटिंग बिलीव्स। डिस्प्यूटेशंस टू चैलेंज द सेल्फ डिफीटिंग बिलीव्स, है ना। इसका मतलब है डिस्प्यूटेशन, जो सेल्फ बिलीफ जो है, सेल्फ चैलेंज करना, उनको डिस्प्यूटेशन करना, टू चैलेंज, जो चैलेंज करना, डिस्प्यूटेशन टू चैलेंज द सेल्फ डिफीटिंग बिलीफ। सेल्फ डिफीटिंग टू चैलेंज सेल्फ डिफीटिंग, क्या? सेल्फ डिफीटिंग बिलीव्स। ठीक है। एफ, अब आ गया ई, आ गया इफेक्टिव आइडियाज। इसका मतलब है इफेक्टिव आइडियाज, उन पर काम करना। और फिर है न्यू सेट ऑफ फीलिंग्स। अब जब सब कुछ हो चुका, अब न्यू सेट ऑफ, एफ का मतलब है न्यू सेट ऑफ फीलिंग। अब सारा कुछ करने के बाद में सब चैलेंज भी कर दिया, पुराने विचारों को भी छोड़ दिया, चैलेंज कर दिया, नए विचार बना लिए, तो अब हमने क्या किया? नए सेट ऑफ फीलिंग्स, अब नए विचार उत्पन्न हुए, क्योंकि जो निगेटिव थॉट्स थे उनके ऊपर काम किया, उसकी जो है उन पर काम किया हमने। एडवर्स इवेंट्स थे, जो उनका एटीट्यूड था उसमें देखा, फिर बिलीफ, उनके बारे में उसको बिलीफ को कंफर्म किया, पॉजिटिव बनाया। फिर परिणाम क्या हुआ? मतलब अच्छा परिणाम आया, वो अपने बारे में समझने लगा, पॉजिटिव सोचने लगा। फिर डिप्टेशन टू चैलेंज सेल्फ डिफीटिंग बिलीफ, जो सेल्फ अपने आप को उनको चैलेंज करना, विचारों को, जो अपने विचारों को जो डिफीट कर रहे थे, मार रहे थे, जो उनको हरा रहे थे, जो अच्छे विचारों को आने ही नहीं दे रहे थे, डिफीट करना उनको। इफेक्टिव आइडियाज, और इफेक्टिव आइडियाज को उत्पन्न करना। और उसके बाद में न्यू सेट ऑफ फीलिंग्स, नए सेट ऑफ फीलिंग्स को, बिल्कुल नया ही एक संसार हो जाना, नए ही विचार आ जाना, जो कि पॉजिटिव विचार है उनका आ जाना। तो ये हो गया आपका REBT के बारे में। अब हम बात करते हैं
अभी तो हो गया पहली अप्रोच हमारी। अब हम बात करते हैं दूसरी अप्रोच पर। दूसरी अप्रोच कौन सी है हमारी? ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग। दूसरी है हमारी ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग। ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग का मतलब क्या है भाई? ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग ये क्या है? ह्यूमनिस्टिक थेरेपी एनकम्पासेस ए रेंज ऑफ थेरेपी दैट फोकस, मतलब कि ये वो थेरेपी है जो फोकस करती है, अपना जो फोकस है, जो अपना ध्यान केंद्रित करती है ऑन द यूनिक क्वालिटीज एंड पोटेंशियल ऑफ ए पर्सन। ये क्या करती है? जो इंडिविजुअल क्लाइंट के अंदर यूनिक पोटेंशियल है, यूनिक पोटेंशियल है, उनके ऊपर काम करती है, यूनिक पोटेंशियल के ऊपर काम करती है, और जो जो क्वालिटीज है उनके ऊपर काम करती है। दिस थेरेपी इज कंसर्न विद हेल्पिंग ओवरकमिंग देयर डिफिकल्टीज थ्रू पर्सनल ग्रोथ। और क्या करती है? हेल्प करती है किसमें? ओवरकम, किससे? डिफिकल्टीज, ओवरकम टू डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज से ओवरकम करती है। पहला ये करती है, दूसरा ये करती है, तीसरा थर्ड करती है। क्या काम करती है? दिस थेरेपी इज प्रॉफिटेड। अब ये जो थेरेपी है ये निकली है ह्यूमन साइकोलॉजी से, ह्यूमन साइकोलॉजी से निकली है, यानी कि ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो ह्यूमन साइकोलॉजी से निकला, जन्म हुआ है इसका। दिस अप्रोच इज मोर होलिस्टिक इन नेचर। ये क्या है? होलिस्टिक, होलिस्टिक इन नेचर, यानी कि आदमी का जो विकास होगा वो पूर्ण होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। जैसे कि है ना, पर्सनल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, एजुकेशनल एस्पेक्ट, इमोशन वोकेशनल एस्पेक्ट, ये पूरे पे काम करती है। होलिस्टिक पूरे पे काम करती है। ये कहते हैं पर्सन को सिंगल एस्पेक्ट ना, सिंगल एस्पेक्ट ना, सिंगल नहीं मानती, सिंगल एस्पेक्ट नहीं मानती थी कि इसका रूप है सिंगल एस्पेक्ट का। ये मानती है एज ए होल, ऐसे होल मानती है, ऐसे होल पर्सन को एज ए होल मानती है। ठीक है, बाय हाईलाइटिंग ए पर्सन स्किल्स एंड पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक इट एनकरेजेस पीपल टू हील एंड फाइंड सेटिस्फेक्शन। इस तरीके से ये जो मनुष्य जो क्लाइंट है हमारा, उसको जो है हाईलाइटिंग करती है पर्सन स्किल्स एंड पॉजिटिव पोटेंशियलिटी जो उसके अंदर है, और जो है पीपल को एनकरेज करती है जिससे कि वो अपने हील कर सके, अपनी जो सेटिस्फेक्शन उसको अपने आप को हील कर सके और उसको सेटिस्फेक्शन मिल सके। ठीक है, अब इसके बाद है आरईबीटी को देखते हैं। तो हो गया, मैंने बता दिया आपको इफेक्टिव। अब है टाइप्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। टाइप्स ऑफ, ये थोड़ा सा मैंने बताया इसके बारे में आपको, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है। अब है टाइप्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग। ठीक है, ठीक। अब जो है सबसे पहली है गास्टाल्ट थेरेपी। गास्टाल्ट थेरेपी, ठीक है, इसमें क्या करते हैं? इसमें वही परसीव करने की क्वालिटी डेवलप करना। परसीव किसको करेंगे? जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको परसीव करने की एबिलिटी पैदा करना। ठीक है, फिर है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। इसमें तो मेन आप परसीव कीवर्ड याद करिए, कीवर्ड याद रखिए, परसीव करना। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारी क्लाइंट सेंटर्ड। ठीक है, क्लाइंट सेंटर्ड में क्या है? The client acts as an equal while the therapist shows empathy and unconditional positive regards. ये है नॉन डायरेक्टिव। क्लाइंट सेंटर का मतलब है नॉन डायरेक्टिव अप्रोच है, और इसमें क्या करना होता है? क्लाइंट जो है उसको, जो हमारा काउंसलर होता है वो केवल मतलब जो है वो डायरेक्शन नहीं देता है, जो क्लाइंट होता है ना, एक्ट्स एज इक्वल व्हाइल द थेरेपिस्ट शोज एम्पैथी एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, कि वो जो है सारा कुछ जो है उनके ऊपर छोड़ देते हैं। किसके ऊपर? क्लाइंट के ऊपर।
ठीक है, वो केवल जो है थेरेपिस्ट एम्पैथी दिखा सकते हैं और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ठीक है, अब है एक्जिस्टेंशियल थेरेपी। एक्जिस्टेंशियल ये क्या चीज है? एक्जिस्टेंशियल थेरेपी है कि व्यक्ति को यह दिखाना कि तुम स्व में बहुत मजबूत हो, स्व में महत्वपूर्ण हो, आपकी अपनी एक काबिलियत है, आपका अपना एक रोल है, आप संसार में महत्व रखते हैं, आपकी सेल्फ की इंपॉर्टेंस है। तो जो है इट असिस्ट इंडिविजुअल दैट दे हैव द पावर विद इन देमसेल्फ टू मेक पॉजिटिव चेंज इन लाइफ। इनके खुद के पास, उनके पास पावर है, वे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं संसार में भी। उनके और जो व्यक्तित्व है वो भी अच्छा है, उसको जो उसके अस्तित्व में विश्वास कराया जाता है, उसके अस्तित्व में विश्वास कराया जाता है। फिर है नैरेटिव थेरेपी। फिर है नैरेटिव थेरेपी। नैरेटिव थेरेपी में स्टोरी सुनाई जाती है। इसमें क्या कराया जाता है? इंडिविजुअल उनकी स्किल्स, नैरेटिव में उनकी स्किल्स को, वैल्यूज को, एथिक्स को बाय फोकसिंग ऑन देयर पर्सनल स्टोरीज एंड एक्सपीरियंस। जो उनकी व्यक्ति जो उनसे स्टोरी सुनते हैं, मान लो अपने बारे में कुछ बताओ, मान लीजिए बता रहे हैं, स्टोरी बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, तो उनके आधार पर ही उनको बताया जाता है, उनको जो है इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर बताते हैं, देखो आपके अंदर ये स्किल है। और उन्होंने हमको स्टोरी सुनाई, उन्होंने कहा मैंने ये किया था, मैंने किया, देखो आपने ये भी तो किया था, तो ये स्किल भी है आपके अंदर, ये आपकी वैल्यू है, देखो आप कितनी अच्छी हो, आपने ये भी तो किया था, जब आप परेशानी में आए थे तब ये किया था, या फिर आपने ये किया है, आपने यहाँ पढ़ाया है, या आपने इस जगह जॉब की है, या फिर आपने ये बिजनेस किया है, इसमें आप अच्छे रहे हैं, आपने भी बहुत कुछ अच्छा किया है। तो इस तरीके से जो है इसको नैरेटिव, इसकी स्टोरीज के द्वारा और एक्सपीरियंस को ही ये बताना कि आप कितने अच्छे रहे हैं। फिर है लोगोथेरेपी। फिर नेक्स्ट है लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी क्या है? लोगोथेरेपी इट एज्यूम द फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ कैन हेल्प इंप्रूव मेंटल वेलबींग। इंडिविजुअल फाइंडिंग वेज टू फेस एंड चैलेंज लाइफ डिफिकल्टी, फाइंड ए सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग। लोगोथेरेपी का मतलब है कि अपने आपके जीवन का अर्थ है, आपके जीवन का भी अर्थ है, आप अनवैल्यूएबल नहीं हो, आप भी उतने ही महत्वपूर्ण जितना दूसरा व्यक्ति। लोगोथेरेपी में सिखाया जाता है कि आप भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना अदर व्यक्ति है, जो बहुत बड़े बड़े पद पर बैठा हुआ है, वो भी इतना, आप भी इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, आप कम इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। तो उनको उनकी वैल्यू करनी सिखाई जाती है, जिससे कि वो क्या करें कि इंप्रूव कर सके मेंटल वेलबींग, अपने उनका जो मेंटल वेलबींग है वो अच्छा हो सके, उस पर कार्य कर सके, जो है इंप्रूव कर सके, कार्य क्या इंप्रूव भी कर सके अपने मेंटल वेलबींग को। इस तरीके से उन्हें डिफिकल्टीज जो इनको इस तरह से फेस करना कि आप भी, आपके जीवन का भी पर्पज है, आप भी महत्वपूर्ण है संसार में, आपकी लाइफ के भी कुछ मायने हैं। तो इस तरीके से जो लोगोथेरेपी पूरी होती है। अब जो है इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये बता दूं मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब है नेक्स्ट है इसकी टेक्निक्स। क्या है? टेक्निक्स ऑफ, अब यहां लिख देती हूं मैं, टेक्निक्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग। टेक्निक्स क्या है? सबसे पहली है कॉन्ग्रुएंस, दूसरी है हमारे पास एम्पैथी, तीसरी है हमारे पास रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, चौथी है हमारे पास, फोर्थ है हमारे पास अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, फिर है हमारे पास, यानी कि इसमें ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग हमारे पास का मतलब ये है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। हो गया, हमारी चारों हो गई। अब जो है कॉन्ग्रुएंस किसे कहते हैं? समरूपता। इट इंप्लाइज दैट जेन्युइननेस एंड ऑनेस्टी एग्जिबिटेड दिखाई जाते हैं बाय द काउंसलर टुवर्ड द काउंसलिंग।
यानी कि क्या दिखाना चाहिए, काउंसलर को काउंसलिंग के प्रति जेन्युइननेस, कि कितना वो जेन्युइन है और कितना ऑनेस्ट है उसके प्रति, ये दिखाया जाना चाहिए। और ही टुवर्ड द काउंसलिंग ही शुड बी रियल एंड हिज अवेयरनेस शुड मैच विद हिज एक्शन। और ये नहीं कि मैं बता रहा हूं कि मैं जेन्युइन हूं, नहीं, हमारे एक्शन के थ्रू भी दिखना चाहिए कि आप जेन्युइन हैं। इस तरह का व्यवहार दिखाई देना चाहिए कि वो लगे, उसके व्यवहार से भी लगे कि वो जेन्युइन है। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। और एम्पैथी, अब एम्पैथी किसको बोलते हैं, एम्पैथी, empathy, the counselor must understand the feelings, words and emotions of the client। सब उसको समझना है, उसको फील करना है कि हाँ अगर मैं यहाँ होता तो मैं भी ऐसा ही फील करता। मेकिंग द क्लाइंट फील अंडरस्टूड इज द सेंस बिहाइंड द टेक्निक। उसको समझाना कि अगर मैं होता आपकी जगह तो मुझे भी ऐसा ही फील होता, ऐसा उसको समझाना। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, द काउंसलर मस्ट लिसन टू द क्लाइंट विद डीप इंटेंट। डीप इंटेंट का मतलब है कि बहुत गहराई से समझना, वो सरफेस पे नहीं, बहुत ही गहराई से उसको सुनना। एंड ड्राइविंग कंक्लूजन आउट ऑफ इट, और उसकी जो है कंक्लूजन निकालना कि ये इसका समस्या का समाधान हो सकता है। कंक्लूजन मतलब जब भी समस्या को बता रहे हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स, द काउंसलर मस्ट डिस्प्ले केयरिंग, पॉजिटिव, रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स द क्लाइंट। क्या होना चाहिए इनको, केयरिंग, रेस्पेक्टफुल और पॉजिटिव व्यवहार होना चाहिए। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एडिंग टू द सेल्फ वर्थ, पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ अवेयरनेस। पर्सनल ग्रोथ को भी इंप्रूव करेगा ये, अवेयरनेस को भी इंप्रूव करेगा क्लाइंट के, है ना, सेल्फ वर्थ को भी इंप्रूव करेगा। तब ये हो गई हमारी टेक्निक्स ऑफ, ये हो गई हमारी दो टेक्निक्स हो गई हमारी समाप्त। ठीक है, खत्म हो गई दो टेक्निक्स। अब आ जाते हैं हम थर्ड टेक्निक पर, वो है पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग। ये क्या है, पर्सनल सेंटर्ड काउंसलिंग नोन एज क्लाइंट सेंटर्ड या रोजर, इसको रोजरियन, इसको दूसरा नाम क्या है इसका, रोजरियन या फिर क्लाइंट सेंटर्ड। रोजरियन या क्लाइंट सेंटर भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, दोनों नाम याद कर दीजिए। इसमें क्या करते हैं, ये जो अप्रोच थी, ये क्या है, पर्सन सेंटर क्या है, इज ए नॉन डायरेक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक थेरेपी वेयर द इंडिविजुअल एक्ट्स एज एन इक्वल पार्टनर इन द थेरेपी पर्सन लाइक द। क्या मतलब है इसका, कि पर्सन सेंटर काउंसलिंग आल्सो नोन एज क्लाइंट सेंटर थेरेपी और रोजरियन थेरेपी इज नॉन डायरेक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक थेरेपी। नॉन डायरेक्टिव है, यानी कि एक नाम और हो गया इसका नॉन डायरेक्टिव। भी अगर आ जाता है तब भी हमें इसका ही नाम देना है कि नॉन डायरेक्टिव है। ये तीन नाम हो गए इसके। अब है यहां क्या करते हैं, इस थेरेपी में क्या करते हैं, टॉक थेरेपी, ये है टॉक थेरेपी। बात करते हैं वेयर द इंडिविजुअल एक्ट्स एज एन इक्वल पार्टनर इन द थेरेपी प्रोसेस वाइल द थेरेपिस्ट। यानी कि इंडिविजुअल एक्ट्स इक्वल पार्टनर, क्या है, इक्वल पार्टनर है, टॉक कर रहे हैं और इक्वल पार्टनर है दोनों। वो कुछ बताएगा और ये कुछ बताएगा। इक्वल पार्टनर जवाब देखो, क्वेश्चन पूछेंगे काउंसलर तो क्लाइंट भी बताएगा, काउंसलिंग भी बताएगा, जवाब देगा, इक्वली दोनों उसमें इन्वॉल्व हैं। while the therapist remains non-directive in therapy process, while the therapist counselor remains non-directive, है ना, where the individual acts as an equal partner in the therapy process while the therapist counselor remains non-directive। और जो है ये तो रहता है इक्वल पार्टनर, लेकिन वो नॉन डायरेक्टिव, इक्वल पार्टनर रहेंगे, नॉन डायरेक्टिव रोल यहाँ पर समाप्त हो जाता है। नॉन डायरेक्टिव काउंसलर रिमेन्स नॉन डायरेक्ट, मतलब यानी कि डायरेक्टिव खत्म हो जाता है, नॉन डायरेक्टिव ये रोल अदा करता है यहाँ पर। दिस अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, जो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है, उनके द्वारा, कार्ल रोजर्स के द्वारा, दोबारा से नाम आ रहा है कार्ल, ये इसलिए रोजर ने लिया, कार्ल रोजर्स के द्वारा ये डेवलप की गई थी, डेवलप की गई थी। ठीक है, कार्ल रोजर्स के द्वारा डेवलप की गई थी। और जो है इट इज फाउंडेड ऑन द प्रीमाइस दैट, इस प्रीमाइस पर ये निर्भर करती है, द मनुष्य हैव द कैपेसिटी टू राइट, टू मूव
टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये क्या कहते हैं कि मनुष्य जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ को मूव कर सकता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ को मूव कर सकता है, उसके पास ये अधिकार है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ मूव कर सके। दिस अप्रोच परसीव पीपल एज रैशनल, प्रोग्रेसिव एंड रियलिस्टिक। ये क्या मानती है? ये मानती है, ये है रैशनल है मनुष्य, प्रोग्रेसिव है, यानी कि सब कुछ उसके हाथ में है, यानी कि सब कुछ क्लाइंट के हाथ में, वो है ऐसा, प्रोग्रेसिव भी है, रैशनल भी है और रियलिस्टिक भी है, और जो है रियलिस्टिक, तीनों इसके अंदर गुण हैं, तीनों हैं। This approach regards the clients as their own best authority and fully capable of attaining their own potential और best authority। तो कहते हैं कि इसके पास जो क्लाइंट है उनके पास जो है बेस्ट ऑथोरिटी है, यानी कि उनकी ऑथोरिटी उनके पास है, जैसा चाहे अपने आप को मोड़ सकते हैं, बेस्ट ऑथोरिटी। तो इस तरीके से ये जो है पर्सन सेंटर काउंसलिंग का थोड़ा सा मैंने आपको क्रक्स बता दिया है। अब जो है अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग, है ना, तो ये अप्रोचेस थी। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग। अप्रोचेस का ही थोड़ा सा परिपक्व होता है, अप्रोचेस का ही थोड़ा सा परिपक्व रूप जो होता है वो थ्योरीज होता है, थ्योरीज होता है। तो इस तरह से बिहेवियरिस्टिक, अब थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग, अप्रोचेस थी थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग, थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग। थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग में अब है सबसे पहला है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी पहली है, पहली को देखते हैं। वैसे तो दो तीन है, मैंने बताई थी पहले आपको, बिहेवियरिस्टिक है, रेशनल इमोटिव थ्योरी है, रियलिटी थ्योरी है, तीन थ्योरी है, लिख देती हूं मैं, उसके बाद में इसको डिस्कस करेंगे। रेशनल, दूसरी कौन सी है? रेशनल इमोटिव थ्योरी, ठीक है। तीसरी है रियलिटी, कंफ्यूज मत होना दोनों में, रियलिटी थ्योरी। अब आ जाते हैं बिहेवियरिस्टिक थ्योरी कैसी है, इसके बारे में बात करते हैं। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी कैसी है? बिहेवियरिस्टिक थ्योरी आपने पढ़ी है, मैंने पहले पढ़ाई, लर्निंग थ्योरीज में जितना भी मैंने आपको कराया है सारा ही उसके अंदर आ जाता है, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में आ जाता है। कैसे? काउंसलिंग में आ जाता है। आप ले सकते हैं, उसमें से क्रक्स निकाल सकते हैं, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग से निकाल सकते हैं, ऑपरेटिव कंडीशनिंग से निकाल सकते हैं, सोशल लर्निंग से निकाल सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। चार इसके रूप हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेटिव कंडीशनिंग, सोशल, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये सारी जो है इसकी थेरेपी है, इनसे हमने थेरेपी, जो है साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने थेरेपी बनाई थी। This theory says that people behave in a way that this environment has conditioned them to behave, for example, through rewards and इसमें क्या है, उनको कहते हैं कि बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि व्यक्ति को बिहेव करने के लिए, व्यक्ति के व्यवहार में सुधार करने के लिए, उसको यानी कि उसको व्यवहार करने के लिए, उकसाने के लिए, किस तरह का व्यवहार कर लिए, किस चीज की जरूरत पड़ती है? पनिशमेंट की और रिवार्ड की, ठीक है, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, ये महत्वपूर्ण होते हैं। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन प्रेमाइस दैट प्राइमरी लर्निंग कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। इनका क्या मानना है कि सबसे पहले क्या मानते हैं कि जो प्राइमरी लर्निंग कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस को महत्वपूर्ण मानते हैं। एक्सपीरियंस, प्राइमरी जो है जो लर्निंग होती है हमारी, लर्निंग होती है एक्सपीरियंस से, प्राइमरी लर्निंग हमारी एक्सपीरियंस से होती है। इट इम्प्लाइज लर्न अप्लाइज प्रिंसिपल टू एलिमिनेट अनडिजायर्ड बिहेवियर। और हम क्या करते हैं, पनिशमेंट क्यों देते हैं? जब हमें अनडिजायर्ड व्यवहार को हमें कम करना होता है, अनडिजायर्ड व्यवहार को हमें कम करना होता है, तब हम जो है अनडिजायर्ड व्यवहार को जब हमें कम करना पड़ता है तो जो है हम इसको, पनिशमेंट को हम देते हैं, तो इस तरह से हम काम करते हैं। द बिहेवियरिस्टिक आल्सो परसीव दैट लर्निंग एंड डेवलपमेंट अकर इन आइदर ऑफ थ्री वेज। किस तरीके से काम करते हैं ये?
रेस्पॉन्ड लर्निंग कैसे काम करते हैं? तीन तरीके से काम करते हैं। तीन तरीके से काम करते हैं। वो काम करने का तरीका क्या है? रेस्पॉन्ड लर्निंग, रेस्पॉन्ड लर्निंग, रेस्पॉन्ड लर्निंग हो गया। ऑपरेंट कंडीशनल लर्निंग, लर्निंग। तीसरी हो गई हमारी सोशल मॉडलिंग। ये मैंने आपको करा रखा है। ऑपरेशन कंडीशन में तो आप जो है स्किनर का देख लेना, वो जो कंडीशंस करते हैं वो सक्रिय यानी कि जो इन्फॉर्मेंट वगैरह देते हैं उससे मतलब है। रेस्पॉन्ड लर्निंग का मतलब है क्लासिकल, जिसमें रेस्पॉन्स देते हैं, स्टूडेंट्स के प्रति रेस्पॉन्स देते हैं। उस तरह की हम थेरेपी अपना सकते हैं। सोशल मॉडलिंग में जो उनकी है जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसमें से लिया गया है सोशल मॉडलिंग। ठीक है, कि जिसे मान लीजिए सोशल मॉडलिंग का मतलब किसी को देख करके अपने व्यवहार को परिवर्तन करना। कोई मान लीजिए उच्च पद पर आसीन है तो हम उसको देखते हैं कि हम भी उसके जैसा बने। उसमें सेल्फ इमेज बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें सेल्फ मॉडलिंग में। ठीक है, तो जो है अब ये चार चीजें हैं इसमें। ब्लैक हैम, मैंने कल आपको ब्लैक हैम के बारे में बताया था। तो जो है ब्लैक हैम ने कुछ कहा है इनके बारे में, वो हम देखते हैं क्या कहा है ब्लैक हैम। अब इसको मिटा देती हूं मैं, प्रोसेस खत्म हो चुकी है, अब है थ्योरीज। तो जो थ्योरीज में थ्योरी ऑफ काउंसलिंग, अच्छा पहली थ्योरी करा रहे हैं हम बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। कौन सी करा रहे हैं हम? बिहेवियरिस्टिक थ्योरी हम करा रहे हैं ऑफ काउंसलिंग। लाइट गई है, चलिए लाइट जा चुकी है, अब अंधेरे में मैं आपको पढ़ा रही हूं। तो सबसे पहले ब्लैक हैम एंड स्लीबर्न। ब्लैक हैम लिख देते हैं, ब्लैक हैम से आप परिचित हैं ब्लैक हैम नाम से, पहले भी मैंने इसकी डेफिनेशन कराई थी। ब्लैक हैम जो है क्या कहते हैं? ब्लैक हैम कहते हैं, ये बताते हैं चार स्टेप्स। क्या बताते हैं? ब्लैक हैम ने बताया 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स कौन से हैं? पहला है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, दूसरा है पहले तो प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, यानी कि क्लाइंट के पास जो समस्या है उसको डिफाइन करना, उसको एनालिसिस करना, उसके लिए क्या कब हुई थी प्रॉब्लम, है ना। आस्क टू डिस्क्राइब एक्यूरेटली व्हेन, वेयर, हाउ एंड विद होम द प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम है लेकिन क्यों है, किसकी वजह से है, कहां से प्रॉब्लम हुई, आपको ऐसे प्रश्न पूछना। टेक ए डेवलपमेंटल हिस्ट्री, टेक ए, नेक्स्ट है टेक ए डेवलपमेंटल हिस्ट्री। इसकी जो है इसकी जो है हिस्ट्री बैकग्राउंड, जो हिस्ट्री बैकग्राउंड उनका देखना, हिस्ट्री बैकग्राउंड उनका देखना। हाउ क्लाइंट हैज हैंडल्ड पास्ट सर्कमस्टेंसेस, वो किस सर्कमस्टेंसेस से गुजरा और कैसे उसने उनको हैंडल किया, ये देखना। फिर नेक्स्ट है एस्टेब्लिश स्पेसिफिक गोल, एस्टेब्लिश स्पेसिफिक गोल। गोल्स है ना, इसमें क्या है? इसमें है कि काउंसलर्स असिस्ट द क्लाइंट टू ब्रेक डाउन गोल्स इनटू स्मॉल एंड अचीवेबल वंस। तो क्या करना है उसको? स्मॉल गोल्स में उसको तब्दील करना है, स्मॉल गोल्स में। फिर है हमारा फोर्थ, डिटरमाइन द बेस्ट मेथड फॉर चेंज, डिटरमाइन the best method for change। ठीक है, यानी कि द काउंसलर मस्ट हेल्प द क्लाइंट टू रीच डिजायर्ड गोल बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट मेथड। जो हमारा डिजायर्ड गोल है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो है जो मेथड है वो होना चाहिए, अच्छे वाला मेथड होना चाहिए, यानी कि एप्रोप्रिएट मेथड होना चाहिए। अब है इंपोर्टेंट टर्म्स यूज्ड विद बिहेवियर थेरेपी। अब है इंपोर्टेंट, किसमें
में इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में यूज इन बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, ठीक है। इसमें कौन से, पहला जो शब्द है वो है सिस्टमेटिक डिसेंटाइजेशन, सिस्टमेटिक डिसेंटाइजेशन, सिस्टमेटिक डिसेंटाइजेशन, ठीक है। पहला तो यही, दूसरा है एवर्सिव थेरेपी, तीसरी है हमारे पास बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच, बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच। फिर है हमारे पास पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, फिर है हमारे पास पांचवा बिहेवियरिस्टिक मॉडिफिकेशन अप्रोच। फिर है ये, इसके बाद है हमारे पास निगेटिव रीइंफोर्समेंट, फिर है हमारे पास निगेटिव रीइंफोर्समेंट के बाद यहाँ पर हमारे पास है पनिशमेंट, ये संबंधित शब्द है। इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन बिहेवियरल थेरेपी में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट शब्द यूज करने पड़ते हैं, ये सारे शब्द है। पहला है सिस्टेमेटिक डिसेंटाइजेशन और एब्रेसिव थेरेपी, फिर है बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच, फिर है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, निगेटिव रीइंफोर्समेंट, फिर है पनिशमेंट। ये सारे शब्द इसमें यूज किए जाते हैं बिहेवियरिस्टिक काउंसलिंग थ्योरी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास शेप करना किसी को है, सातवां पॉइंट ये है। तो इनमें है क्या, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में डिसीजन टेक्निक्स यूज स्पेशली टू टैकल फोबियाज, it condition the client to pair relaxation with previous feared stimulus, ठीक है। ये जो है स्पेशली टैकल करना, जो उनके पुराने जो है कि प्रीवियस जो है जो डर है उनसे जो है रिलेक्शन करना, उनसे रिलेक्सेशन करवाना, ये है। और एवर्सिव थेरेपी में क्या है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कंडीशंस द क्लाइंट टू पेयर रिलेक्सेशन विद समथिंग दे फियर्ड, Whereas एवर्सिव वो तो क्लाइंट डिसेंसिटाइजेशन में तो वो जो है जो डर थे उनसे वो कराना, उनसे जो है रिलैक्सेशन कराना, उन डरों से ये करा जाता है। और एवर्सिव में थेरेपी कंडीशन द क्लाइंट्स बाय पेयरिंग ए बैड एक्सपीरियंस विद ए बिहेवियर दे वांट टू एलिमिनेट, है ना। एक ऐसा पेयर बनाना बैड एक्सपीरियंस का विद ए बिहेवियर दे वांट टू एलिमिनेट, जो बुरा एक्सपीरियंस है उसको जो है जो जिस एक्सपीरियंस को वे हटाना चाहते हैं उससे जो है जोड़ देते हैं, इस तरीके से, है ना। गलत व्यवहार को पनिशमेंट के द्वारा जो हटा देते हैं, गलत व्यवहार एलिमिनेशन का मतलब होता है जो पनिशमेंट दे करके, ठीक है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, दीज अप्रोचेस ट्राई टू इनहेंस पॉजिटिव बिहेवियर एंड डिक्रीज नेगेटिव बिहेवियर, है ना। और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का मतलब जो काम कर रहे हैं उसको जो रिवार्ड दे करके उसको जो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट करते हैं, जैसे प्रोवाइडिंग पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस टू इंडिविजुअल हु डिस्प्ले द डिजायर्ड बिहेवियर सच एज एनकरेजमेंट, एप्रिसिएशन, अवार्ड, सैलरी बढ़ा देते हैं, प्रमोशंस कर देते हैं, इस तरीके से। निगेटिव में क्या करते हैं, रिमूविंग निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस व्हेन इंडिविजुअल परफॉर्म डिजायर्ड बिहेवियर, मतलब मान लीजिए रिमूविंग जो निगेटिव जो होती है परिस्थितियां उनको जो है कॉन्सिक्वेंसेस को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। निगेटिव रिस्पॉन्स का मतलब व्हेन इंडिविजुअल परफॉर्म डिजायर्ड बिहेवियर, उन्हें लग रहा है कि हम डिजायर्ड बिहेवियर कर रहे हैं लेकिन जो होता है निगेटिव होता है, तो निगेटिव पनिशमेंट के द्वारा हम जो है रीइंफोर्समेंट के द्वारा हम उसको हटा देते हैं। पनिशमेंट
जब जिस व्यवहार को हमें कम करना है तो उसको व्यवहार को कम करने के लिए हम पनिशमेंट के द्वारा उसको कम कर सकते हैं। शेपिंग, और फिर उसके बाद में है इट इज ए प्रोसेस ऑफ यूजिंग रीइंफोर्समेंट टू ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म द अनडिजायर्ड व्यवहार। जो अनडिजायर्ड व्यवहार था उसको हटा करके नया व्यवहार उत्पन्न कराने का काम करते हैं शेपिंग में। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ काउंसलिंग थ्योरी हो गई आपकी पूरी। अब जो है हम बात करते हैं रेशनल थ्योरी की। चलो अब अंधेरे में आपको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो ये थोड़ी सी जो रह गई रेशनल इमोटिव थ्योरी और रेशनल, थोड़ी सी रह गई है, तो रेशनल इमोटिव थ्योरी और रियलिटी थ्योरी रह गई है, ये मैं आपको कराऊंगी स्टूडेंट्स। रेस्पेक्ट योर टीचर्स, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, कोई फायदा ही नहीं है कराने का, है ना। रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, नेट की तैयारी कीजिए, जून में आपका पेपर होगा, जून के लिए आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। और जो है तब तक के लिए नेक्स्ट सेशन के तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग।